नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, यानी कि हिंदी भाषा का विकास अनुक्रम कैसा है, किस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो अमूमन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी, ये सिलेबस का पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी का विकास सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले हिंदी का जो विकास हुआ है वो वैदिक संस्कृत से हिंदी का विकास माना जाता है। अर्थात कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो हिंदी की आदि जननी वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। अब जो वैदिक संस्कृत का जो समय काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइसिस बीसी। इसके बाद आता है विकास अनुक्रम की बात हम कर रहे हैं तो लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व, ठीक। देन उसके बाद आपका पाली 500 से और पहली शताब्दी। तो पाली की अगर हम बात करेंगे, पाली पहली जो है देसी भाषा मानी जाती है। भारत की पहली, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली देसी भाषा किसे माना जाता है, तो भारत की पहली देसी भाषा पाली को माना जाता है। तो इसका समय काल है 500 ईसा पूर्व से और एक प्रथम शताब्दी। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध, आप सबको पता ही होगा, महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत की पहली देसी भाषा किसे माना जाता है, तो ये पाली भाषा। अब हम बात करेंगे पाली के बाद सीक्वेंस आता है प्राकृत। प्राकृत का जो समय काल है वो है पहली शताब्दी से 500 ईस्वी, यानी कि एडी, है ना। और जो प्राकृत है, प्राकृत को ही द्वितीय देसी भाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि द्वितीय देसी भाषा किसे माना गया है, तो द्वितीय देसी भाषा भारत की जो दूसरी देसी भाषा है वो है आपकी प्राकृत। इसका समय काल पहली शताब्दी से 500 ईस्वी। महावीर स्वामी, आप सब जानते ही होंगे कि महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत या परिवर्तित। अपभ्रंश का आशय होता है विकृत या परिवर्तित। अपभ्रंश का जो काम है, यानी कि समय काल है, वो 500 ईस्वी से लेकर और 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश, अब देखो जितनी भी आधुनिक भाषाएं, भारत की जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं, चाहे आपका तमिल हो, संस्कृत हो, है ना, हिंदी हो, इनका जो विकास हुआ है, मूल रूप से भारत की जो आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं, इनका जो विकास हुआ है आधुनिक आर्य भाषाओं का, हिंदी, वो बेसिकली अपभ्रंश से माना जाता है, मुख्य रूप से अपभ्रंश से माना जाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, या आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे अपभ्रंश, अवहट, प्राकृत, पाली। तो ये है आपका अपभ्रंश, ठीक। अपभ्रंश के बाद आता है अवहट। अपभ्रंश के बाद अवहट, यानी कि अपभ्रंश का विकृत रूप, परिवर्तित रूप कहेंगे आप इसको, बिगड़ा हुआ रूप। इसका जो समय काल है वो 1000 से और 1100 ईस्वी, 1000 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है आपका अवहट। अब आप देख रहे होंगे कि अपभ्रंश, अवहट, यानी कि अवहट का 1000 से 1100, बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है इसका। तो इस टाइम ड्यूरेशन को ही कहा जाता है, इस समय काल को, यानी कि मात्र 100 साल, या कि 100 का गैप आ रहा है ना यहाँ, मात्र 100 वर्ष के जो गैप है उसको कहा जाता है संक्रमणकालीन काल। अब संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है इसको, संक्रमणकालीन काल के आधार पर ही इसको क्या कहा गया है, संक्रमणकालीन भाषा। तो कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी के विकास अनुक्रम में संक्रमणकालीन भाषा किसे माना गया है, या संक्रमण काल किसे माना गया है, तो अवहट को ही क्या माना गया है, संक्रमणकालीन भाषा माना गया है, संक्रमण काल माना गया है। अब हमेशा ये चीज़ क्वेश्चन एक बनता है यहाँ कि अपभ्रंश एवं आधुनिक, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की जो कड़ी मानी जाती है, आधुनिक हिंदी के बीच जो हम आज बोल रहे हैं, ठीक है, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की जो कड़ी मानी जाती है वो कड़ी अवहट को माना जाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश एवं आधुनिक
हिंदी यानी आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी किसे माना गया है? तो ये माना गया है आपको अवहट को। बहुत कम ड्यूरेशन है, इसीलिए इसे संक्रमणकालीन भाषा भी कहा गया है। इसके बाद अवहट के बाद जो है किस तरह से हिंदी का विकास अनुक्रम है, तो इसके बाद प्राचीन हिंदी आती है। प्राचीन हिंदी का जो समय काल है वो है 1100 से 1400 ईस्वी। 1100 से 1400 ईस्वी माना जाता है। अब प्राचीन हिंदी के बाद आता है मध्यकालीन हिंदी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है ना, मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी का जो समय काल है वो है 1400 ईस्वी से और 1850 है ना, 1400 ईस्वी से 1850 के बीच मध्यकालीन। अब इसके बाद मध्यकालीन के बाद जो हम आज के दौर में हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक हिंदी, यानी जो हम बोल रहे हैं आधुनिक हिंदी जो हम बोल रहे हैं, तो इस हिंदी का विकास अनुक्रम जो माना जाता है वो माना जाता है आपका 1850 से अब तक। तो कभी है ना, ये समय ड्यूरेशन है। तो यहाँ से एक फ्लो चार्ट बनता है, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हिंदी के विकास का अनुक्रम कैसा है। तो हिंदी के विकास का अनुक्रम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, है ना, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, इस तरह से ये आपका जो है सीक्वेंस बन जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि आधुनिक यानी कि जो हम आज बोल रहे हैं जिस हिंदी को, है ना, उसका सबसे विकसित रूप माना जाता है खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली जिसे कौरवी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी यानी हिंदी का सबसे विकसित रूप माना जाता है खड़ी बोली को। और खड़ी बोली में सबसे ज़्यादा योगदान, खड़ी बोली में सबसे जो ज़्यादा योगदान रहा है वो अमीर खुसरो का रहा है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से हम बात करेंगे कि हिंदी शब्द का जो उद्भव है, यानी हिंदी शब्द का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, उद्भव बोलो आप, ओरिजिन बोलो, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, और उद्भव वो संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से माना गया है ना, सिंधु शब्द से। अब एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके यूके ट्रिपल एससी में कि हिंदी शब्द का उद्भव निम्न में से किस भाषा से किससे हुआ है, किस भाषा से? तो हिंदी शब्द का जो उद्भव हुआ है संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। तो अमूमन लोगों ने उसको फारसी कर दिया था, है ना। ऑप्शन में आपके फारसी था, संस्कृत था, इस तरह से। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हिंदी शब्द का उद्भव है, हिंदी शब्द की जो ओरिजिन है वो संस्कृत भाषा के सिंधु से मानी गई। एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी जो है किस भाषा का टर्म है या किस भाषा का शब्द है ना। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है यूके ट्रिपल एससी 2018 में क्वेश्चन आपके बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है। हिंदी की आदि जननी है वैदिक संस्कृत। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी की आदि जननी मानी हिंदी को जन्म देने वाली, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी है वैदिक संस्कृत, है ना। आपके पास ऑप्शन के हिसाब से होंगे हिंदी की आदि जननी निम्न में से किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन होगा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी आपको ध्यान में रखना है वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। इसी तरह से हिंदी का सबसे विकसित रूप है खड़ी बोली, ये भी एग्जाम में आता है और अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था इसके उसमें, है ना, इसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अमीर खुसरो का ही है। अब अपभ्रंश, जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं यानी कि भारोपे परिवार के अंतर्गत, हमने एक भाषा परिवार पढ़ा था, भारोपे भाषा परिवार के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। इसमें से जैसे आपका ईरानी हो गया, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश का समय काल हम पहले भी देख चुके हैं, 500 से 1000 ईस्वी। ठीक, तो अपभ्रंश के भारत में भी अलग अलग रूप हैं, यानी कि अलग अलग रूप है, तो उन पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से अमूमन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश यानी अपभ्रंश के कुछ रूप हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश के
अंतर्गत यानी कि सोर्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं या कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो सोर्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक, तो अमूमन क्वेश्चन के उसमें दे देगा आपको, प्रश्न में दे देगा कि पश्चिमी सोर्स यानी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, दे दे कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, क्वेश्चन दे देगा ना। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका है। इसके बाद आता है मागधी अपभ्रंश। सोर्स यानी अपभ्रंश के बाद आपका मागधी अपभ्रंश। मागधी मगध क्षेत्र, मागधी से ध्यान रखना आपको, मगध क्षेत्र अर्थात बिहार वाला जो एरिया है उसके अंतर्गत जो भाषाएं हैं, उसके अंतर्गत जो खासकर जो प्रदेश आप देख रहे हो तो उसी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं ही मागधी अपभ्रंश में आती हैं। अगर मैप वाइज भी देखें तो मागधी यानी मगध क्षेत्र बिहार जो है, बिहारी किसके अंतर्गत आती है, आपका मागधी अपभ्रंश। उड़िया यानी कि उड़िया का मतलब उड़ीसा राज्य, बांग्ला यानी कि पश्चिम बंगाल, और असमिया यानी असम। ठीक है, असम में बोली जाती है असमिया। तो ये सब आते हैं किस अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं, ये है आपके मागधी अपभ्रंश। दोस्तों अब एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको मागधी अपभ्रंश में भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, है ना। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अब देखो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं। पूर्वी हिंदी के लिए आपको एक कूट ध्यान रखना पड़ता है, ABC यानी कि अल्फाबेट्स ABC। तो A का मतलब अवधी, B का मतलब बघेली, C का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्थात पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, आपका अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। ये चीजें भी ध्यान होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पंजाबी और सिंधी जो है ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अमूमन एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो पंजाबी और सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है आपकी पंजाबी और सिंधी। ठीक, नेक्स्ट है पांचवा जो मुख्य रूप से अपभ्रंश का जो रूप है पांचवा, ये है आपका खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पहाड़ी हिंदी। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी हिंदी निम्न में से किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो ये है आपका खस अपभ्रंश। और पहाड़ी हिंदी जो है वो विकसित हुई है सोर सैनी अपभ्रंश से, प्रभावित है वो विकसित हुई है किससे, सोर सैनी अपभ्रंश से। अब एक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, या हम देखते हैं जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है पॉपुलर बुक है ना, उसमें दिया है जब भाषा बोली वाला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है एक जगह। उसमें ये दिया गया है कि जो पहाड़ी हिंदी है खासकर गढ़वाली और कुमाऊनी, वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, यानी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कभी ये ना देखे अपभ्रंश सौर सैनी अपभ्रंश न देकर दे दिया उसने कि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी विकसित हुई। ये बात भी बिल्कुल सही है अपनी जगह। अब कहाँ कहने का मतलब है कि सौर सैनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है कौन कौन से, खस अपभ्रंश का विकास हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश, है ना। सौर सैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश का विकास और ब्राह्मण अपभ्रंश विकसित हुए हैं, विकसित रूप है किसके, सौर सैनी अपभ्रंश के। कभी क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह से बनता है कि ब्राह्मण अपभ्रंश और खस अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है ना। तो पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। कभी ये ना देके खस अपभ्रंश न देके सौर सैनी अपभ्रंश दे देगा, वो भी बिल्कुल सही है। दोनों ही अपनी जगह सही है, कभी एग्जाम में दो ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ब्राह्मण और खस अपभ्रंश का विकास जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। ये बिल्कुल बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्राह्मण और खस अपभ्रंश है ना, का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक, कभी इस तरह से यानी कि पंजाबी क्वेश्चन आता है कि पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कभी पंजाबी ना देके पैसाची अपभ्रंश दे देता है। पैसाची अपभ्रंश, पंजाबी का विकास किससे हुआ है, पैसाची अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दोनों आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आज हिंदी भाषा का विकास अनुक्रम था। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक,
अब एक कई बार कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये होगा आपका आंसर स्वयंभू। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ना। इसके बाद अपभ्रंश के व्याकरण, व्याकरण है ना, व्याकरण यानी अर्थात व्याकरण को जानने वाला। व्याकरण का मतलब व्याकरण को जानने वाला, ठीक। व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि एक शब्द आता है व्याकरण। व्याकरण एक शब्द आता है व्याकरण, यानी कि व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण। व्याकरणविद नहीं होता है, व्याकरण होता है। तो ये हेमचंद को माना जाता है। अपभ्रंश का व्याकरण आएगा कभी तो हेमचंद, अपभ्रंश के वाल्मीकि आएंगे कभी, किसे माना जाता है? तो ये हैं आपके स्वयंभू। अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो इस चीज़ को आप जो है माइंड में आपको रखना है ये चीज़ें। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।